हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैंने मोस्टली वो क्वेश्चंस पिक करे हैं जो आपके क्लैट में आ रखे हैं या एनएलयू में आ रखे हैं या यूजीसी नेट में आ रखे हैं, सो दैट आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और ये भी समझ लग जाए कि कहाँ पे कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग पावर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्लैट 2021 से। पैसेज देखो आपका इतना बड़ा आया है कि 2 स्लाइड्स में है, ठीक है। तो क्या कहता है ये पैसेज? पैसेज कहता है हार्म सफर्ड वॉलेंटरली does not constitute legal injury and is not actionable. This principle is embodied in the maximum voluntary non-fit injuria. A person cannot complain of harm to the chances of which he has exposed himself with his free consent and free will. देखो यहां तक तो आपका पहले यहां तक इन्होंने इस कंसेप्ट को की डेफिनेशन बता दी है, फिर क्या बताया है, फ्री कंसेंट के बारे में बताया है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी इज फाउंडेड ऑन गुड सेंस एंड जस्टिस। अ पर्सन हु हैज इनवाइटेड और असेंटेड टू एन एक्ट बीइंग डन टुवर्ड्स हिम कैन नॉट व्हेन ही सफर्स फ्रॉम इट कंप्लेन ऑफ इट एज अ रॉन्ग। कहते जिसने इसकी एक्ट करने का असेंट दे दिया, ठीक है, जब रॉन्ग हो जाता है और वो सफर करता है, he can't complain about it. Next, the maximum presupposes a tortious act by the defendant. The maximum applies in the first place to intentional acts which would otherwise be tortious. There are certain limitations to the application of the maximum. यहाँ से इन्होंने अब limitations के बारे में बात करी। Number 1, it is no answer to claim made by a workman against his employer for injury caused through a breach by the employer of a duty imposed upon him by a statute. इसको बेसिकली हम स्टैट्यूटरी करके एक्सेप्शन है ये, इट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन अंडर वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया। कल हमने कौन सी करी थी? कल हमने एक करी थी जब कंसेंट इलीगल होती है, नेग्लिजेंस वाली करी थी और रेस्क्यू वाली करी थी। एक ये स्टैट्यूटरी वाली भी है। इतनी देखो मैंने कल उसमें कवर नहीं कराई, बट मैंने जो जो कल टॉपिक में कवर नहीं कराए थे पॉइंट्स, आज वो सारे आपके क्वेश्चंस में आएंगे, क्योंकि आज आप अगर वो उसमें करा देती आप आज का नहीं देखते। तो आज का इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ बातें जो आपके उस लेक्चर में नहीं है वो आज के लेक्चर में कवर करी जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका स्टैट्यूटरी वाला एक्सेप्शन है लगा है, ठीक है। द प्लेंटिफ who knowingly accepts the risk flowing from which breach and the employer defendant is not guilty of negligence or breach of statutory duty. So it is breach of statutory duty. The defense of voluntary non-fit injuria is available to the defendant. Basically इसमें जो है employer employee की जो ड्यूटी है उसकी बात होती है कि जो एम्प्लॉयर की, देखो, बट वेयर द नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इज ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ द प्लेंटिफ हु नोइंगली एक्सेप्ट्स द रिस्क। अब देखो कहते हैं एम्प्लॉय ने नोइंगली रिस्क को एक्सेप्ट करा, ठीक है, फ्रॉम सच ब्रीच एंड द एम्प्लॉयर डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। देन देखो अभी इसको आप ऐसे ही समझो, आपके आगे क्वेश्चन आएगा उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वाला पॉइंट कह क्या रहा है। नाउ सेकंड एक्सेप्शन क्या कहती है? अंडर एन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फेस द रिस्क इवन ऑफ डेथ। ये देखो कौन सा है, ये रेस्क्यू वाला है पॉइंट। Whether the person endangered is one to whom he owes a duty of protection as a member of his family or is a mere stranger to whom he owes no such special duty, the rescuer will not be deprived of his remedy merely because the risk which he runs is not the same as that run by the person whom he rescues. But where there is no need
टेक एनी रिस्क, द पर्सन सफरिंग हार्म इन डूइंग सो कैन नॉट रिकवर। तो बेसिकली ये रेस्क्यू वाला आपकी एक्सेप्शन है। नाउ थर्ड एक्सेप्शन क्या कहती है, टू कवर अ केस, यहाँ नेग्लिजियंस की बात कर रखी है। द डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम मस्ट बी बेस्ड ऑन implied agreement whether amounting to contract or not. The defense is available only when the plaintiff freely and voluntarily with full knowledge of the nature and extent of risk impliedly agreed to incur it and to waive any claim for injury. But when the plaintiff has no choice or when the notice is given at a stage, यहाँ से देखो जहाँ नोटिस मिल गया है उसको, when it is beyond the ability of the plaintiff make a choice, there can be no implied agreement and defense on the basis of maximum must fail. क्या कह रहा है यहाँ पे, कहते जब plaintiff has no choice or when the notice is given at a stage when it is beyond the ability of the plaintiff make a choice, there can be no implied agreement, the defense on the basis of maximum. कहते जब अब देखो आपने नोटिस भी लगा दिया या प्लेंटिफ के पास कुछ चॉइस ही नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे आपका एक मैक्सिमम है साइंटर नॉन फिट इंजुरिया का। ये क्या कहता है कि ये आपके वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया की डिफेंस में नहीं आती बातें। देखो अभी आप किसी के घर में जाते हो, बाहर लिखा आता है बिवेयर ऑफ डॉग, ये कहते बेसिकली साइंटर है, एक मेयर डेक्लेरेशन है या नोटिस है। बट अभी आपको उनके घर जाना है, उनको मिलना, अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, राइट? आप चले जाते हो एंड डॉग अटैक कर दे, तो इस केस में क्या होगा, वो कह रहे हैं वॉलेंटरी नॉन फिट का इंजरिया जो आपका डिफेंस है वो फेल कर जाएगा, because the person, the plaintiff has no choice. See, has no choice, or when the notice is given at a stage when it is beyond the ability of the plaintiff to make a choice, there can be no implied agreement and the defense on the basis of this maximum must fail. ठीक है, ये जो है आपके आज के क्वेश्चन भी आएंगे इस पे, तो ये पॉइंट को आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद fourthly, the maximum will also not apply when the act relied upon is done because of the psychological condition which the defendant's breach of duty had induced. यहाँ पे बेसिकली ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात कर रखी है, तो उन्होंने ऐसे आपका पैसेज आया था आपके क्लैट 2021 में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसा आया था, राइट? पहला क्वेश्चन, Mr. A was the owner of a car and he had a driver, Mr. D. On January 19, 2021, Mr. A and Mr. D were traveling in their car, wherein Mr. A got down at a restaurant and told Mr. D to take the car back to Mr. A's bungalow. देखो डेट डाल ली आपको, क्यों डाल ली? कंफ्यूज करने के लिए डाल ली आपको डेट, ठीक है? और इतना मिस्टर ए मिस्टर डी कर दिया कि आप तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। बस यहाँ से समझ लेना है मिस्टर ए जो है ऑनर है और मिस्टर डी इनका एम्प्लॉय है, ड्राइवर है, ठीक है? डी से ड्राइवर, ए से जो इसका एम्प्लॉय है, ठीक है? अब नेक्स्ट, मिस्टर डी वाज filling the petrol tank of the car and the two strangers, Mr. B and Mr. C, took a lift from Mr. D in his car. ठीक है? अब ड्राइवर जब पेट्रोल डलवा रहा था उस टाइम पे दो स्ट्रेंजर आते हैं B एंड C और वो उनसे लिफ्ट मांग लेते हैं। The car went ahead and the right side front wheel of the car flew away. The car toppled and Mr. D and Mr. C were thrown out. Mr. C sustained severe injuries and ultimately died due to those injuries on January this. Mr. B and legal representatives of Mr. C claimed compensation from Mr. A and Mr. D. अब आप सिचुएशन को समझो, यहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया लगेगा। देखो आपके पास इतना बेनिफिट है वो पैसेज का, वहां से ही आपको समझ लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हमने अप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको,
ठीक है, पैसेज दे रहे हैं, उसमें आपको बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। यहां से आपको वैसे क्या समझना चाहिए, क्या जो पहली बात मिस्टर बी एंड मिस्टर सी ने वॉलंटरीली लिफ्ट ली थी मिस्टर डी से, मिस्टर डी ने ऑफर नहीं करी थी, उन्होंने खुद ही मांगी थी, पहली बात। अब देखो, अब ये चीज हो गई, हमने क्लास में क्या पढ़ा था जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे कि जब आप ऐसे किसी से लिफ्ट लेते हो तो वो ज्यूम कर लिया जाता है कि उसके साथ जो आपको रिस्क है वो भी एक्सेप्टेड है, इट इज प्रिज्यूम्ड, प्रिजम्पशन लग जाती है वहां पे। अभी देखो मिस हैपनिंग हो गई, क्या आपको लगता है मिस्टर ए एंड मिस्टर डी लायबल हैं? नहीं लगता ना, बट लेट अस सी द ऑप्शंस। मिस्टर डी विल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन, voluntary non-fit injury will be applicable and no compensation can be claimed. ये बात तो सही है, voluntary non-fit injury will not be applicable and compensation can be claimed. Mr. A and Mr. D both will be liable to pay the compensation. देखो हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी लग जाएगा, बिकॉज उन्होंने वॉलेंटरीली लिफ्ट मांगी थी, वो खुद ही बैठे थे, अब मिस हैपनिंग हो गई, nobody is liable to pay the compensation because voluntary non fit इंजुरी का जो डिफेंस है वो डिफेंडेंट पे लग गया है, वो इसने वो डिफेंस ले लिया है, राइट? तो no compensation should be awarded. So let's see the right answer. Right answer is B. B is the right answer, right? Now next question. Rama was a spectator at a motor car race being held on a track owned by the defendant company. During the race, there was a collision between two cars. One of the cars was thrown among the spectators, thereby injuring Rama severely. Which of the following statement is correct? Rama impliedly took the risk of such injury, the danger being inherent in the sport, which any spectator could foresee. Defendant was not liable. ये हमने बहुत ही फेमस केस करा है हॉल्स वर्सेस ब्रुकलैंड का, उसमें ये ऐसी ही सेम सिचुएशन थी, उसमें क्या कहा था, डिफेंडेंट पार्टी इज नॉट लायबल बिकॉज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी, द स्पेक्टेटर हैज द implied consent over there, right? So next option B, it was a negligence on the part of the defendant and voluntary non-fit injury will not apply. Rama did not take the risk of such injury and she only consented to watch the race and hence the defendant was liable. No, Rama was negligent and she, ये तो बात नहीं बनती, तो A is the correct answer. वैसे देखो कितना कंफ्यूजिंग आपका पेपर आया है, उन्होंने बात करी है उसमें सारी एक्सेप्शंस की, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अगर जीरो है आप तो सोचोगे कि यहाँ पे तो उन्होंने ये बात करी है कि कब वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी नहीं लगेगा, तो आप तो सारे आंसर उसी के अकॉर्डिंग मार्क करके आओगे। बट देखो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन में यही बात प्रूव हो रही थी दोनों केसेस में कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी लगेगा, ठीक है? पहला वही आपका जब आप लिफ्ट लेते हो कंसेंट देते हो तो वो इम्प्लाइड होता है, कुछ प्रिज्यूम करा जाता है कि कुछ मिस हैपनिंग होगी, देन यू विल बी लायबल, वहां डिफेंडेंट का कोई काम नहीं है, नो कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड। सेकंड केस में जब आप किसी रेस या कुछ और ऑडियंस बन के जाते हो, स्पेक्टेटर होते हो, कुछ मिस हैपनिंग होती है, डिफेंडेंट इज नॉट लायबल टू पे यू एनी कंपनसेशन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट ढूंढना है अबाउट कंसेंट in voluntary non-fit injury. Knowledge of the risk does not always amount to consent. Yes, knowledge of a risk does not precede consent. ये नहीं, knowledge of the risk always amounts to consent. Mere perception of danger amounts to consent. पहला पॉइंट क्यों ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉलेज, mere नॉलेज होना इज नॉट सफिशिएंट, इट डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। अब आपको पता है कि आप ऐसे किसी खराब इंजन वाली गाड़ी में बैठ जाओगे, आपको पता है कुछ हो सकता है, कंसेंट कब मानी जाएगी, जब आप उस हार्म को सफर करने के लिए रेडी हो गए हो, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट, नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट, सो यस आंसर इज ए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या आया था। लिली हैड प्लेस्ड स्प्रिंग गर्न्स इन वुड ऑन हर ग्राउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गार्डन।
Karan, with full knowledge that there was spring gun somewhere in the wood, trespassed on the land of Lily and was injured. देखो यहाँ पे वर्ड आ गया फुल नॉलेज थी उसको कि स्प्रिंग गन्स रखी हुई हैं बट फिर भी वो गया, ठीक है, नॉलेज भी थी, गया भी था, तो आपको लगता है लिली विल बी लायबल? पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. लिली विल बी लायबल टू पे कंपन? नो, बिकॉज करण हैड फुल नॉलेज. लिली हैज नॉट कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट करण बाय एक्सीडिंग हर राइट ऑफ. देखो प्राइवेट डिफेंस की तो यहाँ हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो वैसे स्टक हो जाएगा, ठीक है. Karan's case does not fall within voluntary non-fit injury का, ये भी गलत है. Karan had knowledge of the spring gun and willfully courted the danger himself. This is the good answer for this question. So let us see. Yes, answer is D only, because यहाँ पे full knowledge की बात करी हुई है and वो willfully ही trespass कर लेता है. So he himself had counted the danger. So willfulness है, knowledge है, तो this is the appropriate answer. तो अब देखो फिर समझो आपका क्वेश्चन क्या था, एक्सेप्शंस का था, और बार क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ पे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी या एक्सेप्शन, तो यहाँ कोई नहीं लगी ना, यहाँ हर केस में डिफेंडेंट को वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी मिल रहा है. तीसरा क्वेश्चन जो था आपका वो थोड़ा ट्रिकी था, ये वाला नॉलेज ऑफ द रिस्क का, बट इसमें अगर आपने लेक्चर अच्छे से समझे, अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे कि हाँ, जब हमने आपको बताया था कि नॉलेज है, ठीक है, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है. बेसिकली इसी का ही आपका वो साइंटर नॉन फिट इंजरी का मैक्सिमम है, इसमें नॉलेज रिस्क पता है आपको, पर जितनी देर आप उस रिस्क को मतलब कंसेंट नहीं दे देते सफर करने के लिए, हाँ, उतनी देर आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी जो है नहीं अप्लाई होता, राइट. सो लेट अस सी द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following is not an element to claim the defense of voluntary. अभी आया है आपका क्वेश्चन, जो आपका पैसेज था कि कौन सा एलिमेंट नहीं है टू क्लेम द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी. प्रायर नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड. देखो अभी हमने नॉट एन एलिमेंट ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वो एलिमेंट नहीं है जिसमें हम डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है. फ्री कंसेंट, प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू एग्री. देखो यहाँ पे वर्ड आ गया कंपेल्ड, यहाँ पे हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कंसेंट बाय फ्रॉड या बाय अदर मीन्स इज नॉट द फ्री कंसेंट, जहां कंपेल कर रहे हो आप उसको रिस्क लेने के लिए. सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट टू क्लेम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी. वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क, देखो खुद एक्सेप्ट कर रहा है रिस्क, ये भी ठीक है. फ्री कंसेंट तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज है उसको कि कौन सा रिस्क इन्वॉल्व होगा, बट कंपेल कर दिया जहां पे, दिस इज नॉट द राइट आंसर, मतलब दिस इज नॉट द एलिमेंट, सो दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर. लेट अस सी. यस, सी इज द राइट आंसर. इजी, ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो आपके क्लैट 2021 में आए हुए थे. ये तभी आपने अच्छे से देखो, सारे वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी. आपको इसमें क्या, आपके प्रायर अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक की अगर होती तो पूरे मार्क्स थे, इतना इजी था ये, ठीक है. इसमें कुछ नहीं था, हमने जो केसेस करे थे वो ही पूछे हुए थे. एक वही आपका स्पेक्टेटर वाला क्वेश्चन आ गया, एक आपका वॉलेंटरी लिफ्ट ले लेते हो वो आ गया, एक आपका रिस्क पे आ गया, एक एक्सेप्शन पे आ गया, एक जब आप खुद ही आपको पता है रिस्क इन्वॉल्व है और आप चले जाते हो. तो very easy questions, but see what is the difference. The question says something else, it talks about exception, but the question asked were different. So this is the difficulty level of CLAT, now NLU 2021 में भी आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी पे क्वेश्चन आया था, हम वो भी देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है. क्या कहता है इनका प्रिंसिपल, अ पर्सन हु सफर्स एन इंजरी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्क to which they consented cannot complain of the consequent damage. ठीक है, जो खुद ही रिस्क के लिए हाँ बोलता है
वो कंप्लेन नहीं कर सकता कोई डैमेज का। अभी देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि इंजरी कॉज हुई है जब उसने कंसेंट दी है, वो उसकी डैमेज के बारे में नहीं बात कर सकता। द डिफेंडेंट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू गिव कंसेंट to risks involved, have complete knowledge of the extent as well as the nature of the risk and agree to the risk voluntarily। यहाँ voluntarily आ गया, समझ जाना कि कहीं क्वेश्चन को देखना कि कहीं ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी आपकी तो नहीं बात कर रहा। अब आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि यस ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी की बात कर रहा है। इसमें कह रहे हैं कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि वो रिस्क के बारे में अच्छे से बताए और उसको भी खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या नेचर है रिस्क का। ठीक है, अब फैक्ट पढ़ते हैं क्या है। क्यू urged his older brother Z to allow him to ride Z's motorbike. Q had recently obtained a motorbike driving license and was eager to ride Z's motorbike. The motorbike had a complex operation mechanism which Q did not understand. ठीक है, अभी यहाँ तक समझो। Q ने खुद ही अपने भाई को बोला कि मुझे तुम्हारी बाइक लेनी है क्योंकि उसे रिसेंटली लाइसेंस मिला था, बट मोटर बाइक का कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था जो Q की समझ के बाहर था। बट Z ने डिड नॉट बॉदर टू एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपको उसकी नॉलेज बतानी चाहिए, कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, टू Q एंड लेट हिम राइड द बाइक। Q met with an accident and is suing Z for the injuries caused. Z contends that Q has consented to the risk decide. देखो कंसेंट तो करा था बट ही डजंट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। उसने अगर उसको रिस्क पता होता तब हम डिसाइड करते। यहाँ पे उसने वो हार्म सफर करने का जो कंसेंट था वो नहीं दिया है। ठीक है ना, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। Q did not consent to the risk because he did not have capacity to consent to the risk. Q did not consent to the risk because his consent, यहाँ ये तो गलत है। Q consented to the risk because he has it, ये भी गलत है। Q did not consent to the risk because he did not have the knowledge. This can be the more correct answer. अभी देखो ये दो हमें ठीक लग रहे हैं। Q did not consent to the risk because he did not have the capacity. ये गलत है because capacity थी उसके पास but knowledge नहीं थी। Did not have the knowledge of the nature and of the risk. So D is the correct answer. Let us see. Yes, D is the correct answer. अभी देखो जब आप दो में फंस जाओ तो समझो कैपेसिटी थी उसकी। ठीक है, do not have capacity ऐसा कुछ नहीं है, ही हैज दैट कैपेसिटी टू रिस्क को जानने की बट उसको नॉलेज दी नहीं गई थी। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्वेंट ऑफ ए लेफ्ट अ हॉर्स व्हेन अनअटेंडेड। देखो ये आपका हैंस वाला केस था। ठीक है, हैंस वर्सेस हॉलवुड समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला केस था ये। A boy threw a stone at the horses that got frightened and bolted. This constituted a grave danger to the women and the children on the road. A policeman perceiving this danger mania rescue, जिसमें हमने रेस्क्यू वाला जब आपका पढ़ा था एक्सेप्शन, उसमें हाइंस करके था केस, उसी की इलस्ट्रेशन है। An action against A by the policeman would lie because the latter acted under an exigency caused by wrongful conduct of A servant. ये ठीक है। An action against A would fail तो नहीं होगा because उसने रेस्क्यू करा है, उसको कोई वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी नहीं मिलेगा। An action against A would fail, this is also fail नहीं है, तो A is the right answer. Let us see. Yes, A is the right answer because हमने पढ़ा था रेस्क्यू जब करते हो, आप किसी की भी रेस्क्यू करते हो, जब डिफेंडेंट की गलती होती है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी वहां नहीं लगता। चाहे पर्सन को पता होता है कितना रिस्क इन्वॉल्व है, फिर भी प्लेंटिव हैज राइट टू क्लेम द कंपनसेशन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A was working at a place over which a crane swung carrying heavy stones. Both he and his employer recognized the possibility of a danger if the stone fell from the crane. However, no warning was given to A.
अभी यहाँ पे आपका एक्सेप्शन लगेगा स्टैट्यूटरी वाला, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे whenever once a heavy stone fell from the swinging crane and injured A, in a claim for tort, the employer pleaded voluntary non-fit injury. This plea is not correct as knowledge of the risk is not as the same thing as acceptance of the risk. This is right. Is correct as A knew the risk, is not correct, it is applicable only in rescue cases. None of the above. मेरे अकॉर्डिंग A is the right answer. Yes. बिकॉज हमने पढ़ा अभी वो पैसेज में ये बात दी हुई थी, knowledge of the risk is not the same thing as acceptance of the risk. The person should also consent to suffer that harm, right? Now next question. The plaintiff, a one-eyed man employed by the defendants, was working in a condition involving some risk of eye injury, but the likelihood of injury was not sufficient to call upon the defendants to provide goggles as to a normal two-eyed workman. The plaintiff was injured in the eye hole working. The defendants are liable because देखो उसको goggles provide नहीं करी गई, ठीक है, जो नॉर्मल टू वाइड को दी। तो हमने पहले ये देखना है कि यस यहाँ पे उनका वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी नहीं लगेगा, पर हमें देखना है लाइबल वाले कौन से हैं। लाइबल because the plaintiff being one-eyed workman, magnitude of risk of injury to his remaining eye was very high and consequently the defendant should have provided him with goggles. Not liable, ये तो नहीं liable because the plaintiff's nature of duty was such that eye injury was probable. This can also be right. Not liable because the plaintiff had voluntarily undertaken the job, fully appreciating the risk involved. So the correct answer is A. Liable because the plaintiff being one-eyed workman, magnitude of risk of injury to his remaining eye was very high and consequently the defendants should have. ये जो बात है ना, इसकी वजह से A is the right answer. ये बात आपके क्वेश्चन में भी है। तो ऐसे आपको देखो हमें दो ठीक लग रही थी, पर जब ये बात आ गई then you have to understand. Okay? Now, a lady died at the time of the birth of her child. An unqualified midwife attended her to on her own request at the time of delivery. यहाँ देखो लेडी की डेथ हो गई, ठीक है, an unqualified midwife attended her on her own request. So consent है यहाँ पे. At the time of delivery, her husband brought an action for damages. In this case, no damages are payable as the deceased lady voluntarily engaged the midwife. This is the right answer. Damages are payable to the husband as his consent was. ये बात बिल्कुल गलत है. No damages are payable as the unqualified midwife can be criminally tried. No. Damages are payable as the consent of the deceased. देखो हमने ये बात देखती है. No damages are payable as the deceased lady voluntarily engaged the midwife. उसने खुद ही उसको engage करा था. She already knew the harm she can suffer, and if she has suffered, there can be no action for damages, right? Yes, A is the right answer. Now, a person who is not qualified as a medical practitioner performed an operation with the consent of the patient. The patient died. Which one of the following grounds will be the most appropriate to determine his liability? Voluntary non-fit injury is complete defense. He has no intention to kill and has performed the operation in good faith for the benefit of the person. He has earlier done ये नहीं, as he is not a medical practitioner, unskilled, the plea of consent and good faith. See, qualified नहीं था, but with the consent of patient, the act has been done. But patient died. But this is the appropriate answer. He has no intention to kill and has performed the operation in good faith. So, yes, B is the correct answer. देखो कितने confusing है, कितनी अंडरस्टैंडिंग पार बढ़ानी होगी. मैंने तो कल आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का पढ़ा दिया, बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दिस क्वेश्चंस हेल्प यू to analyze the situation and to understand the facts and circumstances of each and every question.
देन ओनली यू विल बी एबल। अगर आप पहले क्वेश्चन कर लो, रट्टा मार लो, इसमें रट्टा नहीं है, इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an exception to the rule of voluntary non-fit injuria? A surgeon amputates a limb of a patient to save his life. हमने देखना है कौन सी नॉट एन एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब कि किसमें वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया लगेगा और हमें ढूंढना है कि नॉट एन एक्सेप्शन है, ठीक है। A surgeon amputates a limb of a patient to save his life. यहाँ पे आपको लगेगा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया। अगर डिफेंडेंट बोले तो लग जाएगा, सर्जन को कुछ भी नहीं, ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट लायबल टू कंपेंसेट, ठीक है, तो यहाँ पे तो लग जाएगा। उसके बाद इंजरी इज कॉज्ड व्हाइल प्ले फाइटिंग विद नेकेड स्वॉर्ड्स एट अ रिलीज, ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। इसके आपके ना बहुत जगह दो आंसर्स हैं, ठीक है, बट हमें करेक्ट आंसर पढ़ना है, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट करा था जब हम इलीगल कंसेंट करी थी कि आपके जो इलीगल एक्ट्स होते हैं उसमें आप कंसेंट भी दे दो, वो आपकी एक्सेप्शन मानी जाएगी, किसमें, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया में। और हमें ढूंढना है नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है। अभी यहाँ तो आपको पता है इट इज एन एक्सेप्शन, बट हमें नॉट एन एक्सेप्शन ढूंढना है। इंजरी इज कॉज्ड टू अ प्लेयर इन फुटबॉल मैच, this is the right answer, it is not an exception, right। injury is caused while doing lawful acts, इस केस में ये आपका एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो मींस इट इज एन एक्सेप्शन, हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिकली आपका वो एक्ट वाला पार्ट लग जाता है। कहते हैं इंजरी कॉज हुई है बट आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका एक्सेप्शन है, इसमें आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया नहीं लगता। इसमें भी ये आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया नहीं लगता। ये भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का आपको डिफेंस नहीं मिलता। बट जब इंजरी कॉज हो जाती है प्लेयर की, तो उस केस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया लग जाता है, क्योंकि प्लेयर्स हैं, गेम खेल रहे हैं, कंसेंट दी हुई है, कोई डैमेज हो या कोई हार्म इंजरी होती है, द अदर पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द सेम। तो बहुत जगह पे मेरे अकॉर्डिंग तो सी इज द आंसर, पर बहुत जगह पे बी भी आपका आंसर दिया हुआ है, बट हमने ये इलीगल कंसेंट के अंडर पढ़ा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। एंड अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट ऑल्सो they had considered this to be the right answer, right। Now let us see, yes, C, I have considered C as to be the right answer because यहाँ पे it is not an exception, this is an exception because it is done in good faith, consent ली है but it is done in good faith। ये आपका illegal का आ गया, illegal consent मान लेते हैं इसको हम, ये फिर lawful आ गया, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली यहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, यहाँ पे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का डिफेंस लग जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम साइंटी नॉन फिट इंजरिया मीन्स no injury is done to one who knowingly does an act, voluntarily suffered injury is not fit for action, where there is a right there is a remedy। देखो ये तो आपका है उबी जस्ट ईबी रेमिडियम, ये हमने पढ़ा था व्हाट इज टॉट्स वाले लेक्चर में। ये वाला मैक्सिम कहता है where there is a right there is a remedy, इसका फेमस केस एशबी वर्सेस वाइट का, उसमें ये वाला आपका उबी जस्ट ईबी रेमिडियम आया था। वॉलेंटरली सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन, ये है आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया। अब दिस इज नो इंजरी इज डन टू वन हु नोइंगली डज एन एक्ट इज साइंटी नॉन फिट इंजरिया, ठीक है। नो इंजरी इज डन टू वन
who knowingly does an act. So A is the right answer. Yes. कहते हैं कोई इंजरी नहीं हुई जिसकी नॉलेज में है और वो एक्ट करता है, ठीक है। ये आपका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया के अंडर ही आता है। जब हमने नॉलेज वाला पॉइंट पढ़ा था, इसेंशियल है वो ये वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का, उसके नीचे ये बात दी हुई थी, नो इंजरी इज डन टू वन हु नोइंगली डज एन एक्ट, सो दैट इज साइंटी नॉन फिट इंजरिया। ओके, अब हम थोड़े से इसके 2 क्वेश्चंस और करेंगे सो दैट आपको अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी के अंडर ही आता है, कोई आता है क्वेश्चन, ये 3 मेन क्वेश्चंस है, इससे परे कुछ नहीं आएगा, तो ये कर लिए तो ये भी आपका जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये मैक्सिमम भी। नेक्स्ट, which of the following is not a valid defense in tort? It is a valid defense. Vis major किसे कहते हैं? इसे हम act of God कहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है आप एंड कंसेंट, ठीक है। ये तो डिफेंसेस हैं आपके, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी भी है, विस मेजर भी है, जहाँ कंसेंट दे देते हो वो भी है, बट साइंटी नॉन फिट इंजरिया इज नॉट अ वैलिड डिफेंस when you have the knowledge and you suffer the injury while doing the act. Now, yes, C is the right answer. Now next question, last question for today. The term cinder is related to which of the following signboards? Trespassers will be prosecuted, beware of dogs, no parking, no admission without permission. ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी समझाया था, beware of dogs is when there is a declaration, right? But plaintiff has no, at that time, no, time to have the choice, but have to enter into that agreement. ठीक है, आपको किसी के घर जाना था, बाहर लिखा है beware of dog, but पहले आपको प्रायर उन्होंने नहीं बताया, but now you have to go and meet that person, you have to enter. आपको ये देख के भी आप enter कर जाते हो because you have no choice against the declaration, and injury will be caused अगर with having knowledge, जब आपको knowledge होगी डॉग है, इंजरी कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे केसेस में डिफेंडेंट को आप लाइबल ठहरा देती है कोर्ट, एंड उनको पनिश कर देती है कंपेंसेशन के लिए, बिकॉज यू डोंट नो वेदर द डॉग इज फ्रेंडली और नॉट, हाउ दैट डॉग विल रिएक्ट और हाउ द एनिमल विल रिएक्ट, राइट। तो cinder is related to this thing, for this declaration where the injury or harm is involved. So that's all in today's lecture. आज हमने काफी न्यू टॉपिक्स भी क्वेश्चंस के थ्रू कवर करे हैं। आई होप अब आपको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो गया है। सो अब हम नेक्स्ट डिफेंसेस करेंगे नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।